आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा शब्द पढ़े थे और संज्ञा में उसके अपने भेद पढ़े थे और उसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से मिलकर बनती है इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या है आज का प्रकरण? सर्वनाम। तो हम वह सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपना प्रकरण लिख लीजिए। आज का प्रकरण क्या है हमारा? सर्वनाम। और बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए और जो मैं पढ़ रही हूँ इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए, टीना छठी कक्षा में पढ़ती है। टीना अच्छी लड़की है। टीना के पापा डॉक्टर हैं। टीना ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। ये जो वाक्य हमने पढ़ा है, ये जो 3-4 वाक्य हमने पढ़े हैं, तो बार बार यहाँ पर टीना शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। एक शब्द को हम बार बार पढ़ रहे हैं। बार बार हमको टीना कहना पड़ा कि टीना छठी कक्षा में पढ़ती है। टीना अच्छी लड़की है। टीना के पापा डॉक्टर हैं। टीना ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। तो इस तरह के जब वाक्य हम लिखते हैं तो वो उचित नहीं लगते हैं। इन्हीं वाक्यों को अगर हम दूसरी तरह से लिखें, देखिए अगले जो वाक्य लिखे हैं उसको हम पढ़ते हैं एक बार। टीना छठी कक्षा में पढ़ती है। वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ जो वह शब्द है वो किसके लिए आया है? वह टीना के लिए आया है। उसके पापा डॉक्टर हैं। किसके पापा डॉक्टर हैं? टीना के। अर्थात ये उसके शब्द किसके लिए आया है? टीना के लिए आया है। उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है। किसने सुंदर फ्रॉक पहनी है? टीना ने। अर्थात हम बार बार टीना नहीं लिख करके उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया है, ये दूसरी बार में जब हमने टीना शब्द नहीं लिखा और उसके स्थान पर कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया है, इन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। देखो, टीना अच्छी लड़की है, लेकिन हमने बाद में क्या लिखा? वह अच्छी लड़की है। टीना के बारे में एक वाक्य में हमने बता दिया भाई टीना छठी कक्षा में पढ़ती है। अब टीना के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अच्छी लड़की है। ये टीना के लिए हमने लिखा है कि कौन अच्छी लड़की है? टीना। तो टीना के लिए नाम के स्थान पर आया है यह शब्द वह। तो ये क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार उसके पापा डॉक्टर हैं। किसके पापा हैं डॉक्टर? टीना के पापा। तो टीना शब्द नहीं लिख करके हमने किस शब्द का प्रयोग किया? सर्वनाम का। क्योंकि किसी का नाम तो क्या होता है? संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पर हमने जिन शब्द का प्रयोग करा वो क्या है? वो सर्वनाम है। उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है। किसने सुंदर फ्रॉक पहनी है? टीना ने। अर्थात ये शब्द उसने, वह, उसके, उसने, ये सब किसके लिए आए हैं? यह शब्द आए हैं टीना के लिए। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम के बारे में आप जान गए होंगे। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। क्या होता है? तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है। यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? मैंने कहा कि बार बार टीना शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो, सर्वनाम का प्रयोग पुनरुक्ति से बचने के लिए किया जाता है। पुनरुक्ति करते बार बार दोहराना, बार बार एक ही नाम को बार बार कहना, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, उचित नहीं लगता है। और इसीलिए उस पुनरुक्ति से या पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का। तो फिर परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की? सर्वनाम किसको कहेंगे? तो इसकी परिभाषा आप लिखिए अपनी कॉपी में और ये भी आप अपने लिखते चलिए। तो सर्वनाम का अर्थ लिखना है सबका नाम। परिभाषा है सर्वनाम की, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा आप लिखिए, ये भी लिख लीजिए समझने के लिए। और उसके बाद करना है आपको, जैसे उदाहरण क्या है? आप सर्वनाम शब्द क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। देखो, जैसे तू, आप, यह, कौन आदि।
ये कुछ सर्वनाम शब्द मैंने उदाहरण के रूप में लिखे हैं, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और परिभाषा भी इसी प्रकार से है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि सर्वनाम का अर्थ बताइए, तो सर्वनाम का अर्थ होगा सबका नाम। क्या अर्थ होगा? सबका नाम। और परिभाषा है इसलिए, और इसके उदाहरण है जैसे तू, आप, यह, कौन। इसके अलावा ये जब हमने लिखा है कि वह, उसने, उसके, ये भी सर्वनाम शब्द ही है, ये सर्वनाम शब्दों का ही रूप है। ये आप अपने रूप में लिखिए और इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शब्द में से। 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा रहेगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है पांचवा? छठा निजवाचक सर्वनाम। एक बार हम फिर से इनको दोहरा लेते हैं, मेरे साथ साथ आपने लिख भी दिए होंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की परिभाषा हम समझ चुके हैं। देखो एक बार और मैं फिर से समझा देती हूँ आपको कि जैसे हम गाय का निबंध लिखते हैं, आपने छोटी कक्षा में लिखा होगा कि गाय एक पालतू पशु है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। तो बार बार गाय गाय नहीं लिखना पड़ता है ना, बार बार गाय कहना उचित नहीं है। तो हमने लिखा होगा या आपने लिखा होगा, जब बचपन में पढ़ाया होगा आपको सब पहले गाय का निबंध जब बचपन में लिखाया, छोटी कक्षा में आपको लिखाया होगा, तो लिखा था कि गाय एक पालतू पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं। या फिर और तरह से किसी के भी बारे में हम बात करते हैं तो बार बार नाम नहीं लेकर के इसके, उसके, उसने, इसने, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वही क्या होते हैं? सर्वनाम। और इन सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनामों के? 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है सबसे पहला भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक। इसी प्रकार तीसरा है अनिश्चयवाचक। निश्चय यानी जिसका निश्चय हो। तीसरा है अनिश्चय, अ लग गया है, अर्थात जो निश्चित
हम नहीं कह सकते किसी के बारे में, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्न तो आप जानते ही हो, प्रश्न करते हैं हम किसी से भी, है ना, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चौथा भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संबंध बताने का काम करते हैं। इसकी परिभाषा भी नहीं लिखाऊंगी, इसको आगे और अच्छे ढंग से समझाएंगे, विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। देखो उनके नाम पढ़ रहे हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से समास के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम, इनको अपनी कॉपी में लिखिए आप और इनको याद कीजिए कि 6 भेद कौन कौन से होते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये मैं ऊपर लिखा दूंगी आपको, ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद वापस पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पहला सर्वनाम आप लिख लीजिए, इनको अपनी कॉपी में लिखिए। वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं आराम से। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को, हम आज समझेंगे। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें पुरुष शब्द आया हुआ है, अर्थात ये किसका बोध कराएंगे? सर्वनाम शब्द, पुरुषों का बोध कराने वाले सर्वनाम। पुरुषों अर्थात मनुष्यों का बोध कराने वाले सर्वनाम, वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लिखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुषों का बोध होता है, पुरुषों का बोध होता है। इसी को हम दूसरी तरह से लिखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुषों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी को हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अर्थात लिख कर लिख लूँगी। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता, वक्ता कौन होता है? कहने वाला। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं कौन हो गई? वक्ता। कोई भाषण दे रहा है तो जो भाषण देने वाला नेता है वो कौन होगा? वक्ता हो गया। और जो सुनने वाली जनता है, जो सामने बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? श्रोता। तो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है? यानी पुरुषों का बोध कराने वाले होते हैं, वो शब्द सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता यानी कहने वाला, कहने वाला, पोस्टर में इनको लिख लीजिए, फिर कोमा लगाइए, श्रोता, श्रोता पोस्टर में लिखो सुनने वाला। वक्ता, श्रोता तथा अन्य, यानी कोई दूसरा, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन, यानी कहने वाले और सुनने वाले के अलावा जो है वो अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, तथा अन्य यानी जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाए, है ना। देखिए एक बार, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता, श्रोता तथा अन्य शब्दों का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
कहते हैं। इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें पुरुषों का बोध होता है। अब पुरुषों में क्या कौन कौन आ जाते हैं, अर्थात जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता यानी बात को कहने वाला, श्रोता बात को सुनने वाला तथा अन्य जिसके बारे में बात की जाए, यानी वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो उस के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं कौन हो गई, मैं वक्ता हो गई। आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी इसको सुनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, श्रोता। और यदि इस बीच में मैं किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा शुरू कर देती हूँ, मैं आपसे किसी और के व्यक्ति के बारे में बताना शुरू कर देती हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए, उस तीसरे व्यक्ति के लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूँगी उसका नाम नहीं लेकर के, अगर मैं नाम लेती हूँ तो वो तो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन मैं नाम लेने के बजाय अगर उसके बारे में आपको बताती हूँ तो फिर वो उन शब्दों का जो मैं प्रयोग करूँगी उसके लिए, जैसे वे, उन्हें, इस तरह के शब्द। तो मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपसे, मैं अपने लिए मैं या हम शब्दों का प्रयोग करूँगी। आपके लिए मैं तू, तुम या आप कह सकती हूँ, है ना। तो ये शब्द सामने वाले, सुनने वाले के लिए होते हैं। और तीसरा व्यक्ति होगा उसके लिए वह, वे, उन्हें, ऐसे हम प्रयोग करेंगे। तो ये सब क्या है, वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष, है ना। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करता कौन है, हर हाल में हमेशा ही इनका प्रयोग वक्ता ही करता है। बस अंतर ये है कि वक्ता कभी कुछ शब्द अपने लिए, अपने नाम के स्थान पर अपने लिए, जैसे मैं, हम बोलेगा, फिर श्रोता सामने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले के लिए तू बोलेगा, छोटा है तो तुम, या आदरणीय बड़े हैं तो आप, ये सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप शब्द का प्रयोग करेगा। लेकिन ये सब प्रयोग कौन करता है, प्रयोग तो वक्ता ही करेगा, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति के लिए करेगा। और वक्ता ही किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेगा श्रोता से, तो उस व्यक्ति का नाम न लेकर के उसके स्थान पर वह जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वह हो जाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम किसका बोध कराते हैं, पुरुषों का बोध कराते हैं। अब पुरुषों में कौन कौन, वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस आधार पर आप देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो जाएंगे। हमने पढ़ा वक्ता, श्रोता और अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हो जाते हैं, 3 भेद होते हैं। और भेद क्योंकि इसके सर्वनाम तो होते हैं 6 होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, उपभेद। भेदों के भेद को हम क्या कहते हैं, उपभेद कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद या प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद लिख दिया, उपभेद लिख दिया। उपभेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। लिखिए, प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं, उत्तम भी कहते हैं, उत्तम। संस्कृत में उत्तम और प्रथम अलग अलग होते हैं, लेकिन हिंदी में उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष एक ही होते हैं। दोनों हिंदी में इनको अलग अलग नहीं माना जाता। प्रथम पुरुष ही क्या माना जाता है हिंदी में, उत्तम पुरुष माना जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है वो क्या है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा होगा इसका, यहाँ लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद
कौन कौन से हो गए? 3 तरह के हो गए। 3 कौन कौन से? उत्तम पुरुष, प्रथम भी कहते थे इसको, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष दोनों ही सही है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये किसके भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के। इनको उपभेद कहेंगे, क्योंकि भेदों के भेद को हम क्या कहते हैं? उपभेद कहते हैं। और अब हम ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि वक्ता है कहने वाला, श्रोता है सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। तो इसी आधार पर आप अपने यहाँ देखिए कि प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें कौन आएगा? वक्ता आएगा। इसमें कौन आएगा? वक्ता। तो हम इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? वक्ता, जो वक्ता का बोध कराएगा। मध्यम पुरुष हमें किसका बोध कराएगा? श्रोता का। और यहाँ अन्य व्यक्ति का, यहाँ लिखिए अन्य व्यक्ति। तो ये शब्द हमें पता होना चाहिए, आप अपनी कॉपी में इनको लिखिए। तो हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में आज परिभाषा को समझा है कि सर्वनाम वास्तव में होते क्या हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और उसमें से पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 उपभेद होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज आपको यही कार्य करना है, अपनी कॉपी में इसको लिखना है, इनको याद करना है। अब इसमें से प्रश्न क्या क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला प्रश्न बनता है आपका कि सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 बनता है सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो वो उत्तर भी आपको मैं बता चुकी हूँ। फिर तीसरा प्रश्न होता है सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा बताइए। दोनों तरह से अगर प्रश्न आता है तो उत्तर तो एक ही होगा, चाहे सर्वनाम की परिभाषा पूछी जाए या सर्वनाम किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न आए तो हमारा उत्तर वही होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, अगला प्रश्न होगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। तो इस तरह से हमारे प्रश्न बनते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इस तरह से हम परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।